हाँ जी, तो अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं एंड इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स होते हैं आपको, जो बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट होता है एंड एक हमारा कंडक्टेंस वाला पार्ट होता है। और बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा नर्स इक्वेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल होता है ERP, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब इसमें ऐसा होता है ना कि बहुत सारे केसेस हो रहे होते हैं कि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे होते हैं, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे होते हैं। तो इसमें होता है कि E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेम रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आपको रिएक्शन सेम रखनी है, ऐसा नहीं करने कि आप रिएक्शन चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपकी अगर रिएक्शन रिडक्शन की है तो उसका नेगेटिव रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। बट अगर आप उसकी नेगेटिव रिएक्शन के रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज कर रही होंगी। इसीलिए आपको रिएक्शन सेम रखनी है एंड आपको ERP इज इक्वल टू माइनस ऑफ E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये याद रखना है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन, जिसका क्वेश्चन शॉर्ट आप पेपर में देख रहे हो तो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है वो आपको वैल्यूज देते हैं एंड आपसे पूछा जाता है या तो आपको ई सेल निकालना है या आपको ई नॉट सेल निकालना है। तो उसी चीज़ को हम अच्छे से अभी रिवाइज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ई सेल जो होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln Q। इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होता है वो होता है N, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पूरी जो रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं वो, एंड Q इज द रिएक्शन क्वेश्चन। अब इसके अंदर जब जनरली हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस दी जा रही होती है तो जो ई सेल की वैल्यू होती है वो होती है ई नॉट सेल माइनस 0.059/N log Q। हाँ, अब इसमें भी एक बार एनडी ने ऐसा किया था कि जो आपका अप्रॉक्सीमेशन होता है 0.059 को 0.06 लेने वाला, वो उसमें ऐसा हो रहा था कि इन दोनों से आंसर आपका अलग आ रहा था और आपकी इंटीजर वैल्यू में आंसर अलग आ रहा था और वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो उन्होंने आंसर को 400 ही लिया था रादर देन 399, जो कि 0.06 से आ रहा था। अब इसमें ऐसा होता है कि आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आपको डायरेक्टली आप 0.06 ले सकते हो। बट अगर आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आप प्रेफर करोगे कि आप 0.059 लो। और नेक्स्ट अगर मोस्ट आस्क टॉपिक पे चलते हैं तो वो ये कि वो 2 हाफ रिएक्शंस आपको देते हैं जिसको कंबाइन करके एक थर्ड हाफ सेल बन रहा होता है। तो हमसे वो थर्ड हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछी जाती है, दैट इज E3। अगर हम उसको डिनोट करते हैं तो E3 होता है N1E1 प्लस N2E2 डिवाइडेड बाय N3। एंड जनरली अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है Fe से Fe+2 जाना, देन Fe+2 से Fe+3 जाना। इसको कंबाइन करके अब डायरेक्टली अगर Fe से Fe+3 जाओगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। हाँ, अब इसमें एक और फॉर्मूला ऐसा होता है, ये होता है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE0। हाँ, तो अब इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका डेल्टा G नेगेटिव है दैट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बट अगर डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है तो उसके लिए हमारा ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए आपको देखने का किसी भी स्पॉन्टेनिटी की रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए उसका ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, तभी उसका डेल्टा G नेगेटिव आएगा। तो वो ऐसे ऐसे आपको डेल्टा G दे देंगे, ई सेल पूछ रहे होंगे, या फिर ई सेल दे देंगे डेल्टा G पूछ रहे होंगे, तो वो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसमें ये 5 फॉर्मूले लग रहे होते हैं जो कि लिखे हुए हैं, जो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के अराउंड घूम रहे होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू होता है वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एंड इक्वल्स टू Q/F। हाँ, तो इसमें भी जो फैराडेज का जो लॉ है फर्स्ट लॉ, उसमें हमारा W/E=Q/F मेजरली रोल प्ले कर रहा होता है एंड मेजरली क्वेश्चंस में यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होता है कि W/E=Q/F। हाँ, तो अब इसमें जो चीज़ें होती है ना कि जो फैराडेज का सेकंड लॉ होता है एंड जो फैराडेज के जो लॉ की थ्योरेटिकल वाले पार्ट्स हैं ना, वो आपको प्रॉपरली देखने होंगे। एक बार या तो एनसीईआरटी से देख सकते हो या फिर हमने प्रॉपरली KFC वाली फाइल्स में सारे के सारे चैप्टर्स के, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, उन सारे चैप्टर्स के हमने थ्योरेटिकल वाले पॉइंट्स या फिर जो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर जो आपसे डायरेक्टली जेईई मेन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली जैसे जो भी जेईई मेन के पेपर्स हुए हैं उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस KFC से दिख रहे हैं। तो जो भी आपको, या तो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से देख लो, नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको प्रॉपरली एक जगह कंसाइज नोट्स चाहिए तो आप KFC से देख सकते हो। और जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड पिन्ड कमेंट्स में भी होगा, तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब अगर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज कंडक्टेंस, जो कि होता है G=1 रेजिस्टेंस। हाँ, तो अब अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, तो अगर 1/R होगा तो फिर A/ρL होगा। और जो हमारा 1/ρ वाला टर्म होता है वो हमारी कंडक्टिविटी होती है, उसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, विच इज कप्पा A/L। तो हमारी कंडक्टेंस हो गई कप्पा A/L। अब इसमें भी हमारी एक मोलर कंडक्टेंस वाला टर्म आता है जो हमारा होता है कप्पा इनटू वॉल्यूम। उसमें भी ऐसा होता है कि वॉल्यूम को हम 1000/m से डिनोट कर रहे होते हैं, जो होता है कप्पा इंटू 1000/m। अब इसमें भी जो एक कन्वर्जन होता है कि ये हमारा होता है सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाली यूनिट्स में, बट अगर हम सीमेंस पर मीटर स्क्वायर वाली यूनिट में देख रहे होंगे तब जो ये 1000 है ना वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे ऐसे कन्वर्जन आप देख सकते हो कि वो अगर mm स्क्वायर है,
अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कैसे होगा, मीटर स्क्वायर है तो कैसे होगा, ठीक है। तो अभी जैसे कप्पा है तो इसके बाद हम कप्पा का भी जो फॉर्मूला होता है वो 1/ρ होता है, तो रो हमारा GL/A होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो GL/A कैसे आएगा हमारा, 1/ρ हमारा क्या होगा इज इक्वल टू GL/A, तो A/L रो, A/ρL हमारा G होता है, तो अगर हम यहाँ से L/A इसको लेके जाएं इधर और इसको नीचे, ये नीचे आ जाएगा, तो GL/A हो जाएगा। अब इसमें भी जो ऑन डाइल्यूशन वाला जो केस होता है वो आपसे डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछा जाता है कि अगर हम सिस्टम को हमारे डाइल्यूट करते जाएंगे, उसमें और H2O डालते जाएंगे तो फिर कैसे कैसे रिएक्ट करेगा सिस्टम। तो उसमें ऐसा होता है कि जब हम डाइल्यूशन कर रहे होते हैं तो हम H+ और OH- की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे होते हैं हमारे सिस्टम में। तो अगर हमारी कंडक्टेंस का क्या होगा ना कि कंडक्टेंस उस केस में इंक्रीज होगी, क्योंकि हम नंबर ऑफ आयन से इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। एंड मोलर कंडक्टेंस में भी यही होगा कि जो हमारी वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, एंड मोलर कंडक्टेंस हमारी कप्पा इनटू वॉल्यूम होती है। दैट मीन्स जो हमारी वॉल्यूम अगर वो इंक्रीज हो रही है तो हमारी मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, बट जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि जो आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब है वो हमारा डिक्रीज हो रहा होता है। एंड क्योंकि अब जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आप आयंस उतने ही बढ़ा रहे हो जितने उस कंपैरिजन में जिस कंपैरिजन में आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। दैट जस्ट मीन्स कि अगर आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो रहा है तो हमारा कप्पा भी डिक्रीज हो रहा होगा। हाँ, अब इसमें एक और लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो होता है कोलरॉसिस लॉ। कोलरॉसिस लॉ आपको जैसे कि आपके ऐसे कंपाउंड्स है कि AlCl3 टाइप के कंपाउंड्स है, H2SO4 टाइप के कंपाउंड है, इन सारे कंपाउंड्स के आपको प्रॉपरली जो लैम्डा m इन्फिनिटी मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उन सारे के मोलर कंडक्टेंस प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये कि जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं AlCl3 है तो इसमें आप स्टोइकियोमेट्री देखोगे कि कितने मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। जैसे AlCl3 में 1 एल्यूमिनियम की स्टोइकियोमेट्री होती है और 3 क्लोरीन की होती है। तो अगर आप लैम्डा m इन्फिनिटी लिखोगे तो वो होगा 1 इंटू लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Cl-। हाँ, और वो जनरली आपको ऐसे पूछ रहे होते हैं कि आपको वो 4-5 कंपाउंड्स के वो दे देंगे लैम्डा m इन्फिनिटी, एंड वो आपको किसी 6th कंपाउंड का निकालने को बोलेंगे, तो वो सारे आप कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हो कि आप किसको किससे माइनस करोगे जिससे कि आपका प्रॉपरली वो वाले फॉर्मूला आ जाए, वो वाली स्टोइकियोमेट्री आ जाए। और इसमें भी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m बाय लैम्डा m इन्फिनिटी। हाँ, यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो और इसको बहुत ही अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन के साथ मिक्स करके पूछते हैं, जहाँ पर वो C⁴/1 - अल्फा H+ की कंसंट्रेशन कभी कभी पूछ रहे होते हैं, तो यहाँ से आप अल्फा का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो अभी इसमें भी एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो आपका होमवर्क है, एंड वो आपको बिंग18 ऑफिशियल वाली टेलीग्राम ID पर होमवर्क करके भेजना है प्रॉपरली, क्योंकि आप कमेंट्स में नहीं डाल सकते वो ग्राफ, इसलिए आपको प्रॉपरली वहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। एंड बाकी जो सारी थ्योरेटिकल वाले पार्ट है वो आपको KFCs में मिल रहे होंगे, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक कर सकते हो। एंड इसकी रिवीजन अच्छे से कर लेना। अभी आपको सारे फॉर्मूलाज रिलेट करवा दिया, समझा दिए गए। अब आपका होमवर्क ये है कि अच्छे से रिवीजन करोगे एंड PYQs देख के आइडिया लोगे कि कैसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे होते हैं। हाँ, और ये जो इन सारे लेक्चर्स की जो PDF होती है ना वो हमारे बिंग18 प्राइम रिसोर्सेज वाले ड्राइव पे अपलोडेड रहती है, और जिसको आप जाके देख सकते हो कि आपको अगर आपने उसको परचेज किया है तो आपके डायरेक्टली एडेड हो जाएंगे सारे के सारे रिसोर्सेज में। यस, ओके, रिवीजन कर लेना। ऑल द बेस्ट।